गुड इवनिंग टू डियर ऑल स्टूडेंट। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमसे लाइव जुड़ सकें। प्लीज़ एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ सकें। हम वेट करेंगे कुछ देर, तब तक हम नॉर्मली मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपका जो जेट का एग्ज़ाम है वो हो सकता है सितंबर माह में, यानी कि जैसे ही अगस्त ख़त्म होगा तो अगस्त के बाद में सितंबर में संभावित, मैं पक्का नहीं कह रहा हूँ लेकिन संभावना बताई जा रही है कि ये अगस्त का जो मंथ है ये ख़त्म होते होते आपका जेट का एग्ज़ाम या आईसीआर या जिससे भी आप तैयारी कर रहे हो जिस एग्ज़ाम की, वो हो सकता है। तो अपनी तैयारी को आपको कंटिन्यू रखना है। बिल्कुल भी अब जो जितनी भी तैयारी करी है आपने 2 महीने 3 महीने 4 महीने में, वो सारी मेहनत आपकी बेकार हो सकती है। अगर आप कंटिन्यू नहीं रखोगे तो जितना भी आपने याद किया था वो सब कुछ आप भूल सकते हो। इसलिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें ताकि आपको परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, ठीक है। और एक बात और कहना चाहूँगा, जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ एक बार चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो लगभग स्टूडेंट मैं रोज़ाना देख रहा हूँ आजकल बच्चे कम आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं। कभी 40 आते हैं, सुबह वाली क्लास में तो बहुत ही कम स्टूडेंट आते हैं। हाँ, सुबह से मुझे याद आया, एक क्वेश्चन आज जो सुबह मैंने सॉल्व करवाया था वो बाय मिस्टेक गलती से हो गया था। टेस्ट वेट था, गेहूं का टेस्ट वेट, उसका मैंने 2 ग्राम बता दिया था, 25 के समथिंग होता है, लेकिन मैंने 2 ग्राम बता दिया था, तो उसको मैं ठीक कर दूंगा, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं आज का हमारा रोमांचक सफ़र। देखते हैं किस किस प्रकार के क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शुक्राणु को गति प्रदान करने वाला भाग है। शुक्राणु को गति प्रदान करने वाला भाग है। शुक्राणु दैट मीन्स स्पर्म, जो मनुष्य के शरीर में, यानी कि मनुष्य जो पुरुष होता है उसके शरीर में शुक्राणु या स्पर्म होता है, उसको गति प्रदान करने के लिए कौन सा भाग आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए है अग्रभाग, बी है एक्रोसोम, सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। शुक्राणु को गति प्रदान करने वाला भाग, शुक्राणु को गति प्रदान करने वाला भाग कौन सा होगा। अग्रभाग, एक्रोसोम, ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। क्या होगा इसका जवाब। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला, ए और बी दोनों, बिल्कुल सही जवाब है। शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए उसका अग्रभाग, जो उसके आगे वाला भाग होता है जिसको हम सिर के नाम से भी जानते हैं, उसके अंदर मूवमेंट होता है और शुक्राणु पीछे से आगे की तरफ गति करता है। इसी अग्रभाग को हम एक्रोसोम के नाम से भी जानते हैं। तो वहाँ पर या तो अग्रभाग लिखा हुआ आएगा या एक्रोसोम लिखा हुआ आएगा, तो दोनों ही सही माने जाएंगे। शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए उसके अग्रभाग या एक्रोसोम जिम्मेदार है, उसमें मूवमेंट होने के कारण वो आगे की तरफ गति करता है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है, वसा में घुलनशील विटामिन है। क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, वस में नहीं है, वसा जो हमारी फैट होती है उसके अंदर घुलनशील विटामिन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है ए, फिर डी, फिर ई और के, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। जवाब देना है आपको, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा के अंदर घुलनशील विटामिन कौन सा होगा। ए, डी, ई और के। ऑप्शन नंबर डी जिसने जवाब दिया है उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है। वसा के अंदर घुलनशील विटामिन कौन सा होगा। वसा के अंदर घुलनशील विटामिन होगा विटामिन ए, डी, ई और के। जिसने इसका जवाब दिया है उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए संश्लेषण को कहते हैं। डीएनए संश्लेषण यानी डीएनए का निर्माण होना या डीएनए की संख्या में बढ़ोतरी होना क्या कहलाता है। डीएनए संश्लेषण क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है रेप्लिकेशन, बी है डुप्लीकेशन, सी है दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। बताइए जल्दी से। डीएनए संश्लेषण को कहते हैं। डीएनए संश्लेषण, ऑप्शन नंबर ए है रेप्लिकेशन, बी है डुप्लीकेशन, सी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। अब देखिए, डीएनए संश्लेषण का मतलब ये होता है कि जब एक डीएनए 2 भागों में विभाजित हो जाता है, या एक डीएनए के 2 टुकड़े हो जाते हैं, या एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन के नाम से जानते हैं। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला, बिल्कुल सही जवाब है। डीएनए संश्लेषण में क्या होता है, डीएनए संश्लेषण में रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन दोनों, मतलब एक प्रोसेस होता है जिसमें एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाते हैं, उसको रेप्लिकेशन भी कहते हैं और इसको डुप्लीकेशन के नाम से भी जाना जाता है। उसको रेप्लिकेशन भी कहते हैं और डुप्लीकेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो जिसने इसका जवाब दिया है सी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
गुणसूत्र का आकार का अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है। अब ध्यान से समझना है, आकार अलग होता है और आकृति अलग होती है। आकार अलग होता है और आकृति अलग होती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि गुणसूत्र का आकार का अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है। यहाँ पर आकार की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोफेज, बी है मेटाफेज, सी है एनाफेज और डी है टीलोफेज। जवाब देना है गुणसूत्र का आकार का अध्ययन। आकार अलग होता है और संरचना अलग होती है, आकृति अलग होती है। जवाब दीजिए गुणसूत्र के आकार का अध्ययन। अब देखिए गुणसूत्र के आकार का अध्ययन अगर पूछा जाए या आकार या आकृति की बात की जाए, आकार आकृति एक होती है और संरचना अलग होती है। आकार आकृति का मतलब उसका बाहरी आकार या उसका शेप, और संरचना का मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो आकार का अध्ययन किस में करेंगे, आकार या आकृति एक ही चीज़ है, आकार या आकृति में जवाब देना है आपको एनाफेज। तो गुणसूत्र के आकार का अध्ययन या आकृति का अध्ययन एनाफेज अवस्था में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या है, गुणसूत्र बना होता है। अब यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं आपको, अगर आपको पूछ ले कि संरचना का अध्ययन किसमें करते हैं तो संरचना का जवाब देना है आपको मेटाफेज, और आपसे पूछ ले आकार और आकृति तो इसका जवाब देना है आपको सीधा सीधा एनाफेज। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला सवाल है गुणसूत्र बना होता है। गुणसूत्र बना होता है, गुणसूत्र किसका बना होता है। ऑप्शन नंबर ए है न्यूक्लिक अम्ल, बी है प्रोटीन, सी है दोनों और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गुणसूत्र किसका बना होता है, गुणसूत्र किसका बना होता है, न्यूक्लिक अम्ल का, प्रोटीन का, ऑप्शन नंबर सी है दोनों और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। जिसने इसका जवाब दिया है न्यूक्लिक गुणसूत्र का, जिसने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। गुणसूत्र किसका बना होता है, न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है। गुणसूत्र किसका बना होता है, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन दोनों का बना होता है। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। गुणसूत्र न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन दोनों का ही बना होता है। ठीक है, गुणसूत्र के अंदर क्या होते हैं, गुणसूत्र के अंदर जीन उपस्थित होते हैं। गुणसूत्र में अगर आपसे पूछ ले जीन कहाँ पर होते हैं तो गुणसूत्र के ऊपर जीन उपस्थित होते हैं। गुणसूत्र बना होता है न्यूक्लियो प्रोटीन का। अब देखिए वहां पर नाम ऐसे लिखा हुआ आएगा कि गुणसूत्र बना होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा न्यूक्लिक अम्ल, बी होगा प्रोटीन, सी होगा दोनों और ऑप्शन नंबर डी होगा कोई नहीं। तब तो आप जवाब दे दोगे दोनों। अगर आपके दोनों ही नाम नहीं आता है और आपके नया नाम लिखा हुआ आ जाता है न्यूक्लियो प्रोटीन, क्या आएगा, न्यूक्लियो प्रोटीन, तो उस कंडीशन में आपको क्या जवाब देना है कि गुणसूत्र किसका बना होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन दोनों को न्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। इज दैट क्लियर। अब अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हरित लवक में कितने ग्रेना पाए जाते हैं। एक हरित लवक में कितने ग्रेना पाए जाते हैं। आप लोगों को सबको पता होगा हरित लवक के अंदर ग्रेना, स्ट्रोमा, थाइलेकॉइड और क्वांटोसोम इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। ग्रेना का काम क्या होता है, प्रकाशिक अभिक्रिया होती है या लाइट रिएक्शन होती है उस समय ग्रेना में होती है, और जो अप्रकाशिक अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन होती है वो स्ट्रोमा के अंदर होती है, हरित लवक के अंदर। ठीक है, क्लियर है इतना। अब यहाँ पर पूछा गया एक हरित लवक में कितने ग्रेना पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 20 से 40, 30 से 60, 30 से 50, 40 से 60 या 50 से 80। जवाब आपको देना है एक हरित लवक में कितने ग्रेना पाए जाते हैं। एक हरित लवक में कितने ग्रेना पाए जाते हैं, 20 से 40, 30 से 50, 40 से 60 या 50 से 80। एक हरित लवक में जिसने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला 40 से 60 बिल्कुल सही जवाब है। एक हरित लवक में 40 से 60 ग्रेना पाए जाते हैं। एक हरित लवक में 40 से 60 ग्रेना पाए जाते हैं। कितने ग्रेना पाए जाते हैं, 40 से 60 ग्रेना पाए जाते हैं। एक हरित लवक में 40 से 60 ग्रेना पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला सवाल है हमारा, सार्वत्रिक दाता रक्त समूह है। सार्वत्रिक दाता रक्त समूह मतलब ये है कि रक्त का कौन सा समूह ऐसा होता है जो रक्त के सभी वर्गों को रक्त दे सकता है, सार्वत्रिक दाता कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है ए बी, बी है बी, सी है ओ और ऑप्शन नंबर डी है ए। जवाब देना है सार्वत्रिक दाता रक्त समूह। सार्वत्रिक दाता रक्त समूह क्या होगा, ए बी होगा, बी होगा, ओ होगा या ए होगा। देखिए सार्वत्रिक दाता की अगर बात की जाए तो सार्वत्रिक दाता होता है ओ वर्ग। ओ जो रक्त समूह होता है वो सार्वत्रिक दाता होता है। ओ जो रक्त समूह होता है वो सार्वत्रिक दाता कहलाता है। और सार्वत्रिक ग्राही का मतलब क्या होता है कि वो सभी प्रकार के रक्त समूह से रक्त ले सकता है। तो सार्वत्रिक ग्राही कौन सा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन कैसे होता है, अगर आपसे पूछा गया कि सार्वत्रिक दाता तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, ओ को बोल जाते हो, ए बी को कर देते हो। तो सार्वत्रिक दाता तो होता है आपका ओ और सार्वत्रिक ग्राही होता है ए बी। क्लियर है इतना, इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला सवाल है,
कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा आरएनए पाया जाता है? कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा आरएनए पाया जाता है? अब आप लोगों को सबको पता होगा आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है एमआरएनए, एक होता है आरआरएनए और एक होता है टीआरएनए। तो इन तीनों आरएनए में से कौन सा ऐसा आरएनए होता है जो कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए या ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। जवाब देना है सर्वाधिक मात्रा में कौन सा आरएनए पाया जाता है। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला टीआरएनए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए जो टीआरएनए होता है कोशिका में जो आरआरएनए होता है, जिसने इसका जवाब आरआरएनए दिया है बिल्कुल सही जवाब है। आरआरएनए जो होता है कोशिका में उसकी 80% मात्रा पाई जाती है। कितनी मात्रा? 80% मात्रा पाई जाती है। इस आरएनए को हम राइबोसोमल आरएनए के नाम से भी जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म राइबोसोमल आरएनए होती है और ये कोशिका में 80% पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे कम कौन सा पाया जाता है तो सबसे कम पाया जाता है एमआरएनए। एमआरएनए की जो मात्रा होती है वो लगभग 5 से 10% होती है। कितनी होती है? 5 से 10% होती है। और एमआरएनए का सिर्फ एक ही काम होता है, जो डीएनए में जितनी भी आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं उनको राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य। तो एमआरएनए क्या करता है? वापस से मैं ना थोड़ा इसको डीपली समझाने की कोशिश करता हूं, एक बार ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, देखिए आरएनए के कितने प्रकार होते हैं। आरएनए के 3 प्रकार होते हैं, एक होता है एमआरएनए, एक होता है आरआरएनए, एक होता है टीआरएनए। ठीक है, इतना क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है तो आपको जवाब देना है आरआरएनए पाया जाता है, जिसको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। ये 80% पाया जाता है। फिर आपसे पूछे सबसे कम कौन सा पाया जाता है तो उसका जवाब देना है एमआरएनए, जिसको हम मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं और इसका काम होता है डीएनए में निहित आनुवंशिक सूचनाओं को राइबोसोम तक पहुंचाना। इसकी जो मात्रा होती है वो 5 से 10% होती है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट होता है हमारा लास्ट में टीआरएनए। इस टीआरएनए की जो मात्रा होती है वो होती है 10 से 15%। कितनी होती है? 10 से 15% होती है। और ये क्या काम करता है? ये प्रोटीन संश्लेषण स्तर पर अमीनो अम्लों को पहुंचाता है। यानी कि जो प्रोटीन संश्लेषण स्थल है, प्रोटीन संश्लेषण स्थल राइबोसोम, प्रोटीन संश्लेषण स्थल कौन सा होता है? राइबोसोम होता है। उन राइबोसोम तक अमीनो अम्लों को पहुंचाने के लिए हमें टीआरएनए का इस्तेमाल, कोशिका टीआरएनए का इस्तेमाल करती है। क्लियर है? ये बेसिक फंडा है, आपको बहुत आपको हेल्प करेगा एग्जाम के अंदर। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी रक्त कोशिका है। क्वेश्चन पूछा गया है सबसे छोटी रक्त कोशिका। अब रक्त का मतलब आप सब लोग जानते हो कि रक्त के अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट्स, सब कुछ होता है। ठीक है, तो इसमें से सबसे छोटी रक्त कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी रक्त कोशिका के बारे में बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है आरबीसी, बी है डब्ल्यूबीसी, सी है लिम्फोसाइट और डी है प्लेटलेट्स। सबसे छोटी रक्त कोशिका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट या प्लेटलेट्स। अब जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला प्लेटलेट्स, बिल्कुल सही जवाब है। सबसे छोटी रक्त कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी रक्त कोशिका प्लेटलेट्स के नाम से जानी जाती है। कोशिकाओं में, रक्त में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। उन कोशिकाओं में से जो सबसे छोटी होती है वो होती है हमारी प्लेटलेट्स। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर प्रोटीन को बचाने वाले यौगिक हैं। शरीर प्रोटीन को बचाने वाले यौगिक का मतलब समझिए क्या चीज़ है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? हमारा शरीर मिलकर बना है प्रोटीन से। ठीक है, जब प्रोटीन संश्लेषण होता है तो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और हमारा जो शरीर है उसका मुख्य जो मेन बेस है वो है प्रोटीन। ठीक है, अब क्या होता है जब हमारे शरीर में किसी भोजन की या किसी चीज़ की कमी होती है तो क्या होता है, हमारे शरीर की जो प्रोटीन होती है वो धीरे धीरे टूटना चालू हो जाती है। तभी हम लोग कहते हैं कि ये बहुत कमज़ोर है। दैट मीन्स आप खाना नहीं खाते कि आप कमज़ोर क्यों हो। तो कमज़ोर क्यों होते हैं वो खाना नहीं खाते, इसका मतलब ये होता है कि वो जितना आहार ले रहे हैं उससे उतना पोषण उनको नहीं मिल रहा है, इस कारण क्या होता है उनके शरीर की जो प्रोटीन है वो टूटने लगती है। ठीक है, तो बहुत दिनों तक जब आदमी को सही ढंग का खाना नहीं मिलता है या पौष्टिक खाना या संतुलित भोजन नहीं मिलता है तो उनमें प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिसके कारण शरीर का हार्स होना चालू हो जाता है। ठीक है,
और जो लोग कंटिन्यू खाना खाते हैं, सही तरीके से खाना खाते हैं, संतुलित भोजन लेते हैं, उनमें वसा और कार्बोहाइड्रेट मौजूद है अगर खाने के अंदर, तो वो क्या करता है, वो फिर हमारी जो शरीर की प्रोटीन होती है उसको बचा लेता है, उसको टूटने से रोकता है। तो अब समझ में आ गया कि जब तक हमारे शरीर में वसा और कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध है तब तक हमारे शरीर की जो प्रोटीन है वो सुरक्षित रहती है, संरक्षित रहती है, बची हुई रहती है। लेकिन जब वसा और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है उस कंडीशन में प्रोटीन, हमारे शरीर की जो प्रोटीन होती है वो धीरे धीरे नष्ट होना चालू हो जाती है, और व्यक्ति या मनुष्य जो होता है जिसके अंदर भी इसकी प्रोटीन की कमी हुई है, वसा और कार्बोहाइड्रेट की कमी हुई है, उस दौरान क्या होता है, प्रोटीन की कमी के कारण शरीर कमजोर होना प्रारंभ हो जाता है। इज दैट क्लियर? अगला सवाल देखिए क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला सवाल है, नेत्र में प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन होता है। नेत्र यानी कि जो हमारी आंख होती है, आई होती है, नयन होते हैं, चक्षु होते हैं, लोचन होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन होता है। यानी कि जब तक प्रकाश हमारे नेत्र में, नेत्र का जो रेटिना होता है उसके ऊपर नहीं पड़ेगा या नहीं गिरेगा तब तक हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। इसीलिए हमें अंधेरे में कुछ चीज़ दिखाई नहीं देती है और उजाले में इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि बिना प्रकाश के हम क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर ए है कि नेत्र में प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन किस रूप में होता है, नेत्र ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में या प्रकाश ऊर्जा में। जवाब देना है, नेत्र में प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन किस रूप में होता है, नेत्र में प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन किस रूप में होता है, नेत्र ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा। अब देखिए ए, बी, सी और डी, जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला रासायनिक ऊर्जा, बिल्कुल सही जवाब है। नेत्र में प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। नेत्र के अंदर प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन किसमें होता है, रासायनिक ऊर्जा में होता है। ये क्वेश्चन आपको प्रोटीन संश्लेषण जब मैंने पढ़ाया था, प्रकाश संश्लेषण जब मैंने पढ़ाया था तो उस समय बताया था कि प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा के अंदर होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला सवाल है हमारा, ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख तत्व है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन पूछा गया है, ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख तत्व है, माल्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज या ग्लैक्टोज। जवाब देना है, ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख तत्व, ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख तत्व माल्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज या ग्लैक्टोज। जिसने इसका जवाब दिया है ग्लूकोज, बिल्कुल सही जवाब है। ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा होता है, ग्लूकोज होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट का ही एक सब कांस्टेंट होता है या उसी का एक भाग होता है कार्बोहाइड्रेट का ही। और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी एक मुख्य यौगिक होता है, उसको हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में जब भी हमारे शरीर में एनर्जी लेवल कम हो जाता है तो उस समय हमें क्या पिलाया जाता है, हमें ग्लूकोन डी पिलाया जाता है। तो वो ग्लूकोन डी क्यों पिलाया जाता है, क्योंकि वो इंस्टेंट हमारे शरीर के अंदर जाता है और ऊर्जा प्रदान करता है। समझ में आ गया? तो ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख यौगिक कौन सा है, ग्लूकोज। इस चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरित लवक में प्रत्येक ग्रेना के अणु मिलकर क्या बनाते हैं। हरित लवक में प्रत्येक ग्रेना के अणु मिलकर क्या बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्ट्रोमा, बी है क्वांटोसोम, सी है थाइलेकॉइड और डी है मिडिल लेमिला। जवाब देना है, हरित लवक में प्रत्येक ग्रेना के अणु मिलकर, हरित लवक में प्रत्येक ग्रेना के अणु मिलकर क्या बनाते हैं, स्ट्रोमा, क्वांटोसोम, थाइलेकॉइड या मिडिल लेमिला। जवाब देना है, हरित लवक में प्रत्येक ग्रेना के अणु मिलकर क्या बनाते हैं, स्ट्रोमा, क्वांटोसोम, थाइलेकॉइड या मिडिल लेमिला। अब देखिए, जिसने इसका जवाब दिया है हरित लवक में ग्रेना के अणु मिलकर, जिसने इसका जवाब दिया है क्वांटोसोम, बिल्कुल सही जवाब है। हरित लवक में जो ग्रेना होते हैं उन ग्रेना के अणु मिलकर क्या बनाते हैं, क्वांटोसोम का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, क्वांटोसोम का निर्माण करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्वांटोसोम का संबंध किस कोशिकांग से है। तो क्वांटोसोम का संबंध किस कोशिकांग से हो जाएगा, हरित लवक से हो जाएगा। क्वांटोसोम किससे संबंधित है, हरित लवक से संबंधित है। समझ में आ गया आपको? हरित लवक में प्रत्येक ग्रेना के अणु मिलकर क्वांटोसोम का निर्माण करते हैं, और जो क्वांटोसोम होता है वो हरित लवक में पाया जाता है। स्ट्रोमा भी हरित लवक में पाया जाता है, ग्रेना भी हरित लवक में पाया जाता है, थाइलेकॉइड भी कहाँ पाया जाता है, हरित लवक के अंदर पाया जाता है। क्लियर है? अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरित लवक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन पूछा गया है, हरित लवक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था।
हरित लवक शब्द की बात हो रही है यहाँ पर। हरित लवक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? हरित लवक का मतलब क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। अल्बर्ट मेयर, वॉटसन, शिम्पर या मिलर? जवाब देना है हरित लवक शब्द का प्रयोग। हरित लवक जिसको हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस होता है। इसका जिसने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। जो हरित लवक नाम दिया था, या हरित लवक को, हरे लवकों को जो हरित लवक नाम दिया था, वो दिया था शिम्पर नामक साइंटिस्ट ने। शिम्पर नामक साइंटिस्ट, सी वाला जिसने जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। शिम्पर नामक साइंटिस्ट ने 1883 में, कब? 1883 में शिम्पर नामक साइंटिस्ट ने 1883 में हरित लवक नाम दिया था। समझ में आ गया आपको? हरित लवक नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने की? अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने की? अंतःप्रद्रवी जालिका का मतलब होता है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंग्लिश में इसको ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से भी जानते हैं। और बार बार ये जब इसकी खोज का पता नहीं क्वेश्चन क्यों बार बार रिपीट होता है, तो इसका जवाब देना है आपको अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज। ऑप्शन नंबर ए है पेलाडे, बी है शिम्पर, सी है वॉटसन और डी है पोर्टर। जवाब देना है अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज, पेलाडे, शिम्पर, वॉटसन या पोर्टर। अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज पेलाडे, शिम्पर, वॉटसन या पोर्टर। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही जवाब है। अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने की? अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने की थी। किसने की थी? पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज की थी 1945 में। कब की थी? 1945, भारत आज़ाद होने के 3 साल पहले 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि हरित लवक में पाए जाने वाली तस्तरीनुमा संरचना कहलाती है। हरित लवक में पाए जाने वाली तस्तरीनुमा संरचना क्या कहलाती है? बताना है आपको क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है स्ट्रोमा, बी है ग्रेना, सी है थाइलेकोइड और डी है मिडिल लोमिला। जवाब देना है क्या कहलाती है हरित लवक में पाए जाने वाली तस्तरीनुमा संरचना क्या कहलाती है? स्ट्रोमा, ग्रेना, थाइलेकोइड या मिडिल लेमिला। अब देखिए हरित लवक में पाई जाने वाली जो तस्तरीनुमा संरचना होती है वो कहलाती है आपकी ग्रेना। कैसे कहलाती है ग्रेना? अब आप कहोगे कि सर इसमें ग्रेना भी बताया हुआ है, थाइलेकोइड भी बताया हुआ है। तो विभिन्न प्रकार के थाइलेकोइड बंडल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तस्तरीनुमा प्लेट का निर्माण करते हैं और इसको सम्मिलित रूप से हम ग्रेना के नाम से जानते हैं। तो अगर आपके ऑप्शन में ग्रेना नहीं आता है तब आपको थाइलेकोइड करना है। अगर थाइलेकोइड ऑप्शन में नहीं है तो ग्रेना को ओके करना है। और विभिन्न प्रकार के जो ग्रेना होते हैं, थाइलेकोइड होते हैं, वो मिलकर ग्रेना का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा ग्रेना। अगर ग्रेना ऑप्शन में नहीं है दैट मीन्स आपको थाइलेकोइड जवाब देना है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन। अब जब मैंने पहले बताया था तो मैंने कहा था कि गुणसूत्र की आकृति की जब बात की जाए तो आकृति का अध्ययन तो हम करेंगे एनाफेज में। आकृति का अध्ययन हम किस में करेंगे? एनाफेज में करेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन किस में करते हैं, तो गुणसूत्र की संरचना का आपको जवाब देना है मेटाफेज। क्या जवाब देना है? मेटाफेज जवाब देना है। गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन मेटाफेज अवस्था में किया जाता है। किस अवस्था में करते हैं? कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन किया जाता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, लवक या प्लास्टिड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लवक या प्लास्टिड। देखिए अब लवक जो होता है उसको इंग्लिश में प्लास्टिड के नाम से जाना जाता है। तो लवक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है अल्बर्ट मेयर, बी है वॉटसन, सी है हिकल और डी है मिलर। जवाब देना है लवक या प्लास्टिड शब्द का प्रयोग। लवक या प्लास्टिड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अल्बर्ट मेयर, वॉटसन, हिकल या मिलर। जिसने इसका जवाब दिया है हरित लवक का, जिसने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला हिकल, बिल्कुल सही जवाब है। जो लवक होता है, हरित लवक नहीं, जो लवक होता है उसको इंग्लिश में हम प्लास्टिड कहते हैं। और इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऑप्शन नंबर सी वाला जो है हिकल नामक साइंटिस्ट ने किया था। जो हिकल है, हिकल नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले प्लास्टिड या लवक शब्द का इस्तेमाल किया था। और कोशिका में जो लवक होते हैं वो अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। हरित लवक होते हैं, अन्य लवक होते हैं, वर्णी लवक होते हैं, अवर्णी लवक होते हैं, हरे रंग के वर्णक के अलावा नीले रंग के वर्णक, पीले रंग के वर्णक, बहुत सारे होते हैं। समझ में आ गया? तो लवक तो बहुत प्रकार के होते हैं, कुछ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, कुछ क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रुधिर का थक्का बनाने में सहायक रसायन है। रुधिर का थक्का बनाने में सहायक रसायन है। अब यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से समझना, यहाँ बात हो रही है रसायन की।
अब होता तो विटामिन ही है, लेकिन विटामिन नाम नहीं दिया, वहाँ पर आपको नाम दे दिया सीधा सीधा, जो भी विटामिन है उसका रासायनिक नाम दे दिया। फिर आप उसका क्या जवाब दोगे? रुधिर थक्का बनाने में सहायक रसायन। ऑप्शन नंबर ए है थायमीन, बी है कैल्शियम, सी है फाइलोक्विनोन और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। रुधिर का थक्का बनाने में सहायक रसायन, रुधिर का थक्का बनाने में सहायक रसायन कौन सा होगा? जवाब दीजिए। जिसने इसका जवाब दिया है रुधिर का थक्का बनाने में सहायक रसायन, जिसने इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। रुधिर का थक्का फाइलोक्विनोन की सहायता से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? फाइलोक्विनोन की सहायता से बनाया जाता है। और इसी फाइलोक्विनोन को विटामिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसको विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन के का अन्य नाम क्या है, तो विटामिन के का अन्य नाम है फाइलोक्विनोन। क्या है? फाइलोक्विनोन है। तो रुधिर का थक्का बनाने में सहायक रसायन कौन सा हो जाएगा? रुधिर का थक्का बनाने में सहायक रसायन फाइलोक्विनोन हो जाएगा। और फाइलोक्विनोन जो होता है उसको विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले मैंने एक चीज़ और बताई थी कि वसा में घुलनशील विटामिन ADEK, क्या बताया था? ADEK एक ट्रिक भी बताई हुई है मैंने, बहुत ही मज़ेदार अमेजिंग ट्रिक बताई थी मैंने कि कीड़ा शब्द याद रख लेना है। कीड़ा कैसे लिखेंगे? कीड़ा में सबसे पहले आएगा के, फिर आएगा ई, फिर आएगा डी, फिर आएगा ए। तो कीड़ा शब्द जैसे ही लिखोगे विटामिन जो होंगे वो वसा में घुलनशील विटामिन आपके सामने प्रदर्शित हो जाएंगे। ये ट्रिक बताई है मैंने पुरानी क्लास में। अगर आप नए स्टूडेंट आए हो तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करना, मैं आपको समझा दूंगा ऑनलाइन वापस से। और एक बात और कहना चाहूँगा कि जो बच्चे नए जुड़े हैं, अभी जुड़े हैं, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर अमीनो अम्लों को लाने का कार्य कौन सा RNA करता है? क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर अमीनो अम्लों को लाने का कार्य कौन करता है या कौन सा RNA करता है? ऑप्शन नंबर ए है mRNA, rRNA, tRNA या ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर अमीनो अम्लों को लाने का कार्य कौन सा RNA करता है? mRNA, rRNA, tRNA या कोई नहीं। अब देखिए क्या होता है जब प्रोटीन संश्लेषण होता है कोशिका के अंदर, तो थोड़ा मैं डीपली समझाऊंगा, इसको थोड़ा आराम से समझना ताकि आपको समझने में आसानी होगी और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। देखिए प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण होता है। प्रोटीन संश्लेषण का मतलब ये होता है कि कोशिका में उपस्थित अमीनो अम्ल आनुवंशिक कोडोन के द्वारा प्रोटीन में परिवर्तित किए जाते हैं। अब इसको परिवर्तित करने के लिए किस किस का उपयोग किया जाता है? सबसे पहले आपको समझना है कि अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल कोशिका के अंदर उपस्थित होते हैं और उन 20 प्रकार के अमीनो अम्लों को लगभग 62 से 64 प्रकार के जो कोडोन होते हैं वो कोडोन क्या करते हैं? कोड करते हैं। और इस कार्य को करने के लिए जो हमारा mRNA होता है, क्या होता है, जो हमारा tRNA होता है वो भी सहायता करता है। वो क्या करता है? वो अमीनो अम्लों को सीधा कहाँ पर पहुँचाता है? अमीनो अम्लों को सीधा पहुँचाता है राइबोसोम के ऊपर, और राइबोसोम पर ये अमीनो अम्ल सीधे किस में परिवर्तित कर दिए जाते हैं? ये अम्ल सीधे के सीधे आपके प्रोटीन में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका के अंदर अगर प्रोटीन निर्माण का स्थल पूछा जाए तो आपको राइबोसोम जवाब देना है। समझ में आ गया? ये बार प्रोटीन संश्लेषण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोटीन संश्लेषण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार इससे एक ना एक सवाल तो आता ही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, इसका जवाब मैं बता चुका हूं। प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर अमीनो अम्लों को लाने का कार्य कौन सा RNA करता है? tRNA करता है। tRNA दैट मीन्स ट्रांसफर RNA, जो संपूर्ण RNA का 10 से 15% होता है। इसका मुख्य काम प्रोटीन संश्लेषण पर अमीनो अम्लों को लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र 2 कुंडलित सूत्रों का बना होता है। गुणसूत्र 2 कुंडलित सूत्रों का बना होता है। गुणसूत्र किसका बना होता है? 2 कुंडलित सूत्रों का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए है क्रोमोनिमा, बी है काइजमेटा, सी है क्रोमोजोमल और डी है कोई नहीं। जवाब दीजिए। गुणसूत्र 2 कुंडलित सूत्रों का बना होता है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र 2 कुंडलित सूत्रों का बना होता है, उसको क्या कहते हैं? क्रोमोनिमा, काइजमेटा, क्रोमोजोमल या ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है गुणसूत्र का, जिसने जवाब दिया है क्रोमोनिमा, बिल्कुल सही जवाब है। जो गुणसूत्र 2 कुंडलित सूत्रों का बना होता है उसको हम क्रोमोनिमा कहते हैं। अब इसको समझना है क्या चीज़ है ये। आपने देखा होगा कि जो गुणसूत्र की संरचना होती है वो X आकार की होती है, मतलब यूं होती है और इधर से यूं होती है।
तो वो क्या कहलाता है, वो उसकी दो कुंडलित एक मध्य वाले भाग से जुड़ी होती है और उन दोनों कुंडलियों को या गुणसूत्र की जो दो कुंडलित सूत्र होते हैं उसको हम क्रोमोनिमा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए जिसने जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा समझ में नहीं आया क्योंकि ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है, तो आपको सीधा सीधा ये समझना है, अगर आपने गुणसूत्र का स्ट्रक्चर देखा है तो उस स्ट्रक्चर में या उस जो गुणसूत्र का जो आकार देखा है उसमें जो दो कुंडलियां होती हैं उन कुंडलियों के सूत्र को हम क्रोमोनिमा के नाम से जानते हैं। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, टोटल जो क्वेश्चन है वो इतने ही क्वेश्चन है। आज क्वेश्चन तो ज़्यादा थे, क्वेश्चन तो 20 की जगह आज 22 क्वेश्चन थे, लेकिन आज जो मैंने एक्सप्लेनेशन थी वो थोड़ी कम थी, मैंने थोड़ा कम एक्सप्लेन करने की कोशिश की क्योंकि मुझे पता है कि आजकल बच्चों का जो ध्यान है वो लाइव चैट बॉक्स की तरफ कुछ ज़्यादा ही जा रहा है, बच्चे थोड़े सीरियस नहीं हैं पढ़ाई को लेके, क्योंकि पता नहीं मैंने इतनी बार समझा दिया लेकिन आपके बीच में जो आपसी रंजिश है वो चलती ही जा रही है। तो शायद कल आपको लाइव चैट बॉक्स मिलेगा ही नहीं, तो फिर आप कहाँ लड़ोगे। मैंने ये डिसाइड किया है कि अब अगर ठीक होता है तो ठीक है, मुझे पता है आज भी कोई खास आपका जो नहीं रहा है रुझान, तो इसको ध्यान में रखते हुए कल सुबह की क्लास का मैं लास्ट बार देख लूँगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो लाइव चैट बॉक्स आपको कल शाम की क्लास में मिलेगा, वरना कल शाम की क्लास में लाइव चैट बॉक्स आपको नहीं मिलेगा, आपको बिना लाइव चैट बॉक्स के पढ़ना पड़ेगा। तो देख लेता हूँ कि आप सुधरते हो या नहीं सुधरते हो। नहीं सुधरोगे तो फिर तो जानते ही हो आप, मुझे कुछ ना कुछ हथियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलेंगे सुबह ठीक 11:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाना खाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, लेकिन घर पर ही रहिए क्योंकि बाहर तो कोरोना है। धन्यवाद।